Hi everyone, welcome back. And today is exercise number 8 of your CAPF AC English Grammar series. और बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर एक बहुत प्यारा कमेंट आया था मुझे कल। शिवम का एक कमेंट आया था। ही कमेंटेड मी ऑन टेलीग्राम। तो उन्होंने लिखा, सर यू आर अ ट्रू सेल्फलेस एजुकेटर प्रोवाइडिंग सच अ हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑन यूट्यूब। इसके बाद उन्होंने लिखा, प्लीज डू नॉट एवर बी डिस्करेज बाय व्यूज कॉन्ट्रैक्शन एंड यू आर बूम फॉर ब्रोक एस्पेरेंट्स लाइक मी। तो ये कमेंट जो है ये पढ़ने के बाद आई गोट सम मोटिवेशन बिकॉज आई फेल्ट दैट कि जो सीरीज़ हैं काफ़ी कम लोग देख रहे हो और जो मैं आपके लिए चीज़ें लेके आ रहा हूँ ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है काफ़ी जो स्टूडेंट हैं CAPF की कैटेगरी में मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट हार्ड वर्किंग नहीं है। कुछ एक स्टूडेंट ही हैं जो हार्ड वर्किंग है, इसीलिए सिलेक्शन रेट भी आप देखोगे 200-250 लोग जो हैं हर साल तकरीबन सिलेक्ट होते हैं। इस साल जो है 500 से ज़्यादा वैकेंसी थी 2024 के अंदर, लेकिन जनरली कभी 130, 200, 300, 350 ये वैकेंसी आती है। तो वही बच्चे लायक हैं जिनको पता है एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, जिनको पता है कि पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है। तो शिवम, यू आर ऑन राइट ट्रैक। एटलीस्ट यू रिकॉग्नाइज कि ये वर्क जो है, ये जो लेक्चर्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं ये सही लेक्चर्स हैं, राइट। तो आई होप काफ़ी लोग भी इन चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे, सही चीज़ें पढ़ेंगे, सही कमेंट करेंगे और सही क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। फर्स्ट इज आई कुड नॉट हेल्प नॉट लाफिंग एट द जॉब। लेफ्ट टू राइट एनालाइज कीजिए। आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या लिखा है, कुड नॉट। अब ये कुड नॉट लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, हेल्प। उसके बाद नोट क्या है, ये एडवर्ब हो गया। ओके, उसके बाद लाफिंग क्या होगी, ये जेरेंड हो गया। एट द जोक, एट प्रेपोजिशन होगी। द जोक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप एक चीज ध्यान से सुनिए, कुड नॉट जो है ये भी एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। तो कुड हो गया मोडाल और नॉट हो गया क्या, नॉट हो गया अगेन एडवर्ब। सो कुड मोडाल हो गया, नॉट दोबारा से एडवर्ब हो गया। और सेंटेंस के अंदर जब पहले ही एक एडवर्ब यूज हुआ है और इस एडवर्ब को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन, जो कि किसी चीज को नेगेट करने के लिए यूज होता है। जब सेंटेंस में आपका एक एडवर्ब नॉट यहाँ पे यूज हो चुका है तो दूसरा एडवर्ब आपको यूज करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि ये सेंटेंस जो है डबल नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो डबल नेगेटिव जो है जब भी हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो उसकी सेंस जो है, उसका मीनिंग जो है वो खराब कर देता है। इस सेंटेंस के अंदर डबल नेगेटिव नहीं चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये वाला जो नोट है इसको हम ड्रॉप कर देंगे। आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट द जोक, तो ये सही रहेगा, राइट। तो इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। दिस नॉवल इज टू इंटरेस्टिंग। देखिए लेफ्ट टू राइट एनालाइज कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस क्या हो गया आपका, दिस आपका यहाँ पे डिटर्मिनर हो गया, ठीक है, डिटरमाइन करने के लिए काम आता है। नोवेल क्या हो गया आपका, नाउन हो गया और जो एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। इसके बाद इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। इसके बाद टू क्या है, एडवर्ब है, जो कि किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इंटरेस्टिंग वर्ब को। अब ध्यान से सुनो, टू जो होता है ये इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जहाँ पे आप नेगेटिव इम्प्लीकेशंस दिखाना चाहते हो। जहाँ पे आप कोई भी नेगेटिव इम्प्लीकेशंस, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है उससे कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें ही जनरेट होंगी। लेकिन अनलेस एंड अनटिल ये मीनिंग आप यहाँ नहीं देना चाहते कि नोवेल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे पता नहीं क्या ही हो जाएगा, अगर ये मीनिंग नहीं देना चाहते तो आप सिंपल यहाँ पे क्या लिख सकते हो, टू को ड्रॉप करके आप यहाँ पे वेरी का यूज़ कर सकते हो। सो टू जो है यहाँ पे गलत यूज़ हुआ है, इनअप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वेरी इंटरेस्टिंग। सो दिस नॉवल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज द करेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। आई रिप्लाइड टू हिम इन नेगेटिव। आई रिप्लाइड टू हिम इन नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट एनालाइज कीजिए। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। रिप्लाइड है वर्ब और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद देखिए टू हिम क्या हो गया, इन्फिनेटिव। चीजें पहचाननी आ गई होगी अब तो आपको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है। इन क्या हो गया, दोबारा से प्रेपोजिशन हो गया। और नेगेटिव क्या हो गया, ये देखोगे इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ध्यान से देखो, आई रिप्लाइड टू हिम नेगेटिव, इन नेगेटिव। अब ये इन नेगेटिव, ये जो फ्रेज आपने यूज की है ये फ्रेज गलत है, ये प्रेपोजिशन फ्रेज गलत है। ओके, इन नेगेटिव। आपको यहाँ पे क्या यूज करना था, एक एडवर्ब की, आपको एक एडवर्ब की जरूरत थी यहाँ पे, राइट। तो या तो आप यहाँ पे ये लिखो, आई रिप्लाइड टू हिम
नेगेटिवली, बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। आई रिप्लाई टू हिम नेगेटिवली। ये नेगेटिवली क्या है, एक एडवर्ब है जो कि एक वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हुई है। आई रिप्लाई टू हिम नेगेटिवली। अब जो एडवर्ब की पोजीशन होती है, ध्यान देना, मैंने पहले भी बताया है, सेंटेंस के अंदर जो एडवर्ब की पोजीशंस होती हैं वो पोजीशन या तो मेन वर्ब के बाद होगी, अगर आपने मेन वर्ब सेंटेंस के अंदर यूज की है तो मेन वर्ब के बाद होगी। सपोज यहाँ पे कोई मेन वर्ब है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, एडवर्ब। दूसरा काम क्या कर सकते हो, अगर एडवर्ब आपको यूज करना ही है तो आप क्या कर सकते हो, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, और फिर भी आप बाद में लास्ट में एडवर्ब यूज कर सकते हो। एक और केस होता है जिसमें आप एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है, उसके बीच में भी आप एडवर्ब यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जनरली एडवर्ब की पोजीशंस रहती हैं। यहाँ पे एडवर्ब की पोजीशन आप देखोगे, एडवर्ब तो पहली बात यूज ही नहीं हुआ, नेगेटिव जो है ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव। और ये जब एक एडजेक्टिव है और इन एक प्रेपोजिशन है, तो इनके बाद आपने एक एडजेक्टिव लिखा तो ये क्या बना, एक प्रेपोजिशन फ्रेज बनी। पहली बात तो ये गलत है, इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए था। तो ये वैसे भी एडजेक्टिव फ्रेज बना, लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए क्या थी, एक प्रेपोजिशन फ्रेज या फिर एक प्रेपोजिशन की, सॉरी, आपको यहाँ पे चाहिए क्या थी, एक एडवर्ब फ्रेज या तो एक एडवर्ब की जरूरत थी। तो क्वेश्चन ये है कि आई रिप्लाई टू हिम हाउ, हाउ डिड आई रिप्लाई टू हिम। जब आप हाउ से क्वेश्चन करोगे तो आपका आंसर किस में आएगा, एडवर्ब में आएगा। जब आपको एडवर्ब लिखना है तो आप एडवर्ब ही लिखिए, नेगेटिव एक एडजेक्टिव है जो कि गलत होगा। तो आपको करेक्शन क्या करनी है, आई रिप्लाई टू हिम नेगेटिवली, हाउ डिड आई रिप्लाई टू हिम। जब आप क्वेश्चन करोगे हाउ से, जब आंसर आएगा वो एक एडवर्ब आएगा, राइट। जब आप व्हाट काइंड से क्वेश्चन करोगे, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर आएगा फिर नेगेटिव, दिस इज अ नेगेटिव क्वेश्चन, तो वो नेगेटिव क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। लेकिन जब आप हाउ से क्वेश्चन करोगे, जब उसका जो आंसर आएगा वो एडवर्ब ही आएगा हमेशा, तो यहाँ पे हमें एडवर्ब की जरूरत थी, आई रिप्लाई टू हिम नेगेटिवली। एक और आप तरीका इसमें अपना सकते हो, आई रिप्लाई टू हिम इन द नेगेटिव। ओके, आप इसको क्या करोगे, आप इसको इन द नेगेटिव लगा के आप स्पेसिफाई कर दोगे कि नेगेटिव जो है ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एक नाउन है। वो भी आप काम कर सकते हो, लेकिन जरूरी ये होगा कि आप इसको नेगेटिवली लिखें। हालांकि लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इन द नेगेटिव। जब आपने द इसके सामने लगाया तो ये अब श्योर हो गया, ये नेगेटिव जो है, ये नेगेटिव एक नाउन है ना कि एडजेक्टिव है, क्योंकि इन प्रेपोजिशन के बाद या फिर किसी भी प्रेपोजिशन के बाद हम क्या लिखते हैं, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। तो नेगेटिव वैसे एडजेक्टिव भी होता है और नाउन भी होता है, तो आपको यहाँ पे जनरली यूज क्या करना है, नेगेटिवली। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। ठीक है, आई क्या है, सब्जेक्ट, हैव क्या हो गया, हैव एक, आप देखोगे मेन वर्ब होगी, क्या होगी, मेन वर्ब। मैनी क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। वर्क क्या हो गया, यहाँ पे वर्क अगेन इज अ नाउन, राइट। टू डू इन्फिनेटिव हो गया। ओके, इन्फिनेटिव पता है ना आपको किस लिए यूज होता है, इन्फिनेटिव पर्पस बताने के लिए, राइट, पर्पस। बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है इन्फिनेटिव, लेकिन यहाँ पे पर्पस के लिए यूज हो रहा है। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। अब ध्यान से देखो, पहली बात तो वर्क क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का पहले तो आप प्लूरल नहीं लिख सकते, पहली बात तो प्लूरल नहीं होगा। दूसरी बात, जो मैनी होता है, ये मैनी काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, ये डिटर्मिनर काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, मैनी गलत यूज हुआ है क्योंकि नाउन जो है अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले यहाँ पे लिखोगे मच, आई हैव मच। दूसरा, वर्क की प्लूरल फॉर्म नहीं लिखोगे क्योंकि वर्क जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल वर्जन नहीं होता। तो आई हैव मच वर्क टू डू। ठीक है, तो ये करेक्शन होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। ही सब्जेक्ट हो गया, टेक्स पेन, देखिए टेक्स पेन क्या होता है, ध्यान से देखो, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। जब फ्रेजल वर्ब होती है ये तो डिफाइंड होती है। ओके, जब ये डिफाइंड होती है तो आप ध्यान से यहाँ पे देखो, जब ये डिफाइंड होती है तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम ऐसे लिखते हैं टेक्स पेन्स, टेक पेन्स का मतलब है, जब पेन्स का प्लूरल हम यूज करते हैं तो ध्यान से सुनो, इसका मतलब होता है पुटिंग मोर एफर्ट, पुटिंग मोर और एक्स्ट्रा एफर्ट। और यहां पे अगर आप खाली टेक्स पेन का यूज करोगे तो इसका मतलब होता है
पेन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, पेन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। तो ये पर्टिकुलर टाइप का पेन हो गया। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन है, इट इज अबाउट पुटिंग मोर और एक्स्ट्रा एफर्ट, ये मीनिंग आपको चाहिए। तो जब आपको ये मीनिंग चाहिए तो आपको फ्रेजल वर्ब भी कंप्लीट यूज करनी पड़ेगी, ना कि आप टेक्स पेन का यूज करोगे, जो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेन की बात करता है, फिजिकल पेन की बात करता है, ठीक है, फिजिकल पेन। लेकिन क्वेश्चन के अंदर सेंस क्या चाहिए कि आपने एक्स्ट्रा एफर्ट दिया, मोर एफर्ट दिया उस काम को करने में। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, पेन की जगह पेन्स लिखोगे। ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क, मतलब वो एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करता है अपने काम पे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, हिज हैट वॉज ब्लोन ऑफ बाय द स्ट्रॉन्ग विंड। अब हैट क्या है, सब्जेक्ट, हिज क्या हुआ, पोजेसिव प्रोनाउन, ओके, ये प्रोनाउन यूज कर लिया। वॉज ब्लोन, वैसे तो ये पैसिव फॉर्म है, पैसिव वॉइस है। उसके बाद देखोगे पैसिव वॉइस का टेंस देखोगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ओके। सो ब्लोन ऑफ हो गया, बाय क्या हो गया, प्रेपोजिशन, और उसके बाद लिखा है द स्ट्रॉन्ग एयर, प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये एजेंट है, ध्यान से सुनो, ये एजेंट है, ये डूअर है, काम कौन कर रहा है, यही कर रहा है। स्ट्रॉन्ग एयर ही क्या कर रही है, उस हैट को उड़ा रही है, राइट, ब्लो ऑफ कर रही है, ब्लोन ऑफ कर रही है। नाउ दूसरी चीज इसमें देखो, हमने जब एजेंट लिखा, यहां पे एजेंट हमने लिखा एयर। जब हम एयर की बात करते हैं, एयर होता है स्टैटिक, एयर के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती। स्टैटिक मतलब मिक्सचर, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, एयर के अंदर मिक्सचर है, मतलब इट इज अ स्टैटिक थिंग। लेकिन जब हम विंड की बात करते हैं तो विंड में क्या होती है, मूवमेंट होती है। जब विंड में मूवमेंट होती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि विंड को हम सिग्निफाई करना चाहते हैं कि उसके अंदर मूवमेंट है और उस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ है, उसकी टोपी उड़ गई है। तो आप यहाँ पे एयर की जगह क्या यूज करोगे, विंड, तो राइट यूसेज ही यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ईच ऑफ द टू सिस्टर्स वर हार्ड वर्किंग। ईच क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, और किस तरह का प्रोनाउन है, सिंगुलर। जब ये सिंगुलर प्रोनाउन है और उसके बाद ऑफ क्या होगी, प्रेपोजिशन, और उसके बाद क्या लिखा है, टू सिस्टर। टू सिस्टर क्या हो गया, टोटल। अब ध्यान से देखो, ये कंस्ट्रक्शन देखो क्या है, ईच ऑफ द टू सिस्टर्स। ये ईच जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन है, जो कि दोनों सिस्टर्स जो हैं उसको इंडिविजुअली रेफर करने के लिए है, राइट। अब ऑफ का वैसे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टू सिस्टर्स हो गया, और ये टोटल है, ईच क्या है, उसका पार्ट बन गया। अब ये जो वर्ब है, वर्ब, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, टू सिस्टर्स है या ईच है, क्योंकि टू सिस्टर्स इसका सब्जेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि वो ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, वो ईच होगा, और ईच क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन। जब वो सिंगुलर प्रोनाउन है, आपने वर्ब यहाँ पे प्लूरल की यूज की, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, वॉज। तो ये क्वेश्चन क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और अग्रीमेंट का ही क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो भी आप देख लीजिए ध्यान से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले देखिए क्वेश्चन थे कुछ आपके सामने। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था, ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, हिज हैट वॉज ब्लोन ऑफ बाय द स्ट्रॉन्ग एयर। यहाँ पे जो वर्ड्स का यूसेज था, वर्ड यूसेज, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, इनअप्रोप्रिएट यूसेज था वर्ड्स का। इसके बाद देखिए, इससे पहले जो कॉन्सेप्ट था, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, तो ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन था, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। इससे पहले देखिए, आई हैव मैनी वर्क, ये था आपका डिटर्मिनर और नाउन का, नाउन और डिटर्मिनर का कॉन्सेप्ट था। इससे पहले देखिए, आई रिप्लाई टू हिम इन नेगेटिव, तो ये आपका एडवर्ब का क्वेश्चन था। तो मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ये भी आपका जो क्वेश्चन है, द नॉवल इज टू इंटरेस्टिंग, ये भी आपका एडवर्ब का है। इसके बाद देखिए, आई कुड नॉट हेल्प हिम, ये भी आपका एडवर्ब का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बाकी के बचे हुए कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट इज चूज द लीस्ट ऑफ द टू एवल्स। अब ध्यान से देखो, चूज द लीस्ट ऑफ द टू एवल्स। देखो द लीस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, पहले बात तो ये देखो, इट इज व्हाट, इट इज सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री किस काम आती है, इट इज बेसिकली टू कंपेयर वन वर्सेस ऑल। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ऑफ द टू डेविल, कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, कंपैरिजन यहाँ पे दो के बीच में हो रहा है।
सो कंपैरिजन इज बिटवीन टू। जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे तो ध्यान से देखो आप क्या यूज़ करोगे, लेसर। सो चूज लेसर ऑफ द टू एविल। तो आपने जो यहाँ पे लीस्ट यूज़ किया है ये गलत है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो यहाँ पे होगा चूज द लेसर ऑफ द टू। तो आप यहाँ पे जो डिग्री यूज करोगे वो कंपैरेटिव डिग्री आपको यूज करनी है, राइट। सो कंपैरेटिव डिग्री का यूज कीजिए। सो चूज द लेसर ऑफ द टू एवल्स। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड। इट क्या हो गया, सब्जेक्ट। इज क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, और यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये मेन वर्ब ही है, राइट। ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही है इज, क्योंकि नथिंग एल्स जो है आप देखोगे इंग्लिश ग्रामर के अंदर, आप देखोगे नथिंग एल्स बट और नथिंग अदर देन। जब हम नथिंग एल्स बट का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, और इसी बात को अल्टरनेटिव तरीके से बोलने का एक तरीका होता है नथिंग अदर देन, राइट। दोनों ही चीजें एक्सक्लूड करने के लिए होती हैं, राइट। एक्सक्लूड करने के लिए होते हैं, एक्सेप्ट करने के लिए होते हैं, मतलब उसको वहां से हटाने के लिए होते हैं। सो इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड। आपने जो नथिंग के साथ देन यूज किया है ये गलत यूज किया है। देन किसके लिए यूज होता है, देन बेसिकली यूज्ड फॉर कंपैरिजन। देन कंपैरिजन के लिए यूज होता है। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक प्राइड है। ओके, नथिंग एल्स बट प्राइड। तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो ये जो यूज किया आपने, आपने गलत इसको यूज किया। आप इसको यूज कैसे कर सकते थे, या तो आप यहाँ पे लिखे इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड, तो या तो आप ऐसे लिखे, या तो आप ऐसे लिखे इट इज नथिंग अदर देन। तो नथिंग अदर देन का पेयर होता है और नथिंग और बट का पेयर होता है। जब आप देन का यूज करोगे तो यहाँ पे अदर का यूज करना पड़ेगा। इतना आपको जरूर पता होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो आप इसमें ये ध्यान दीजिए कि जो नथिंग एल्स बट है, ये नथिंग एल्स बट का मतलब मैंने आपको क्या बताया, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट इसका मतलब होता है, राइट। और ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन होती है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। इट इज अ फिक्स्ड एक्सप्रेशन, ये चेंज नहीं होता है, राइट। और ये भी फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, नथिंग अदर देन, राइट। इनका यही मतलब होता है। जैसे आप इंग्लिश में और देखोगे, व्हाट एल्स बट, राइट, हु एल्स बट, हु एल्स बट, ऐसे ही वेयर एल्स बट। तो ये सारी स्टैंडर्ड जो है सिमिलर कंस्ट्रक्शंस होती हैं, ऐसे ही यूज होती है इंग्लिश के अंदर। आप इनको ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। दे ओनली वर्क व्हेन दे हैव नो मनी। लेफ्ट टू राइट एनालाइज कीजिए। दे क्या हो गया, वैसे तो प्रोनाउन है लेकिन यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। ओनली क्या हो गया, एडवर्ब। वर्क क्या हो गया, आपकी मेन वर्ब होगी। व्हेन क्या हो गया, ये आपका कंजंक्शन हो गया, ठीक है। कंजंक्शन कैसा है, रिलेटिव कंजंक्शन है, रिलेट कर रहा है, रिलेटिव कंजंक्शन है। दे क्या हो गया, दूसरी क्लोज का पहला सब्जेक्ट, तो इट इज सब्जेक्ट नंबर 2। हैव क्या होगी, उसकी मेन वर्ब। मनी क्या हो गया, एक नाउन हो गया लेकिन यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। नो क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया, जो कि मनी के लिए यूज हो रहा है, ये डिटर्मिनर हो गया। इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखो गलती क्या है यहाँ पे, जो एडवर्ब की जो पोजीशन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एडवर्ब की पोजीशन कहाँ होती है। या तो एडवर्ब की पोजीशन मेन वर्ब के बाद होगी, या तो सेंटेंस के आखिरी में होगी। सो दे वर्क ओनली व्हेन दे हैव नो मनी। ओके, आप लोग एक बार सोच रहे हो कि ओनली को उठा के मैं लास्ट में लिख दूं मनी के बाद, नहीं, उस क्लोज के बाद होगी। तो यहाँ पे आप देखिए वर्क जो आपकी मेन वर्ब है, आपको ये लिखना है दे वर्क ओनली व्हेन दे हैव नो मनी। तो आप यहाँ पे समझिए ओनली जो है किसके लिए यूज हुआ है, ओनली इज यूज फॉर दिस पर्टिकुलर क्लोज। वो काम करते हैं कब, ओनली व्हेन दे हैव नो मनी। अगर हम सोचे कि दे ओनली वर्क, वो सिर्फ काम करते हैं व्हेन दे हैव नो मनी, वो गलत हो जाएगा। ये वाला मीनिंग जो है, दे वर्क ओनली व्हेन दे हैव नो मनी, जब उनके पास कोई पैसा नहीं बचता तब वो काम करते हैं। तो ये मीनिंग इसमें चाहिए। तो ये जब मीनिंग चाहिए तो ओनली की पोजीशन उस पर्टिकुलर क्लोज के लिए चाहिए जिस क्लोज को वो डिस्क्राइब कर रही है।
ओके, जिस क्लोज को वो डिस्क्राइब कर रही है, जिस क्लोज को वो डिस्क्राइब कर रही है वो एडवर्ब उसके साथ में लिख दीजिए, ठीक है, तो ये करेक्ट तरीका रहेगा। Another thing is with respect to grammar 4.0, this is a comprehensive particular course for CAPF AC grammar। बहुत बेनिफिट आप इसको ले सकते हो ढंग से पढ़ोगे तो, सही तरीके से पढ़ोगे तो। सो दिस इज ऑल ग्रामर 4.0 का इतना ही प्रमोशन मैं करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं बताने लग गया तो 2 घंटे भी लग जाएंगे इस प्रमोशन में। लीप ऑफ फेथ लेके आप यहाँ से अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। थैंक यू।